हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 हिंदी 2025 के पीवाईक्यू पेपर को बताने वाला हूं। अर्थात आप लोग 2026 में एग्जाम में बैठने वाले हो तो 2025 का पेपर किस प्रकार से आया था मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूं, एमसीक्यू सॉल्यूशन के साथ। और एक एक पेपर के एक एक चीजों को आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप पेपर में लिखेंगे और आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पीवाईक्यू पेपर भी सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको एक एक चीज समझा दूंगा कि आपके पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो यहाँ पे जितना इंस्ट्रक्शन रहता है आपको पढ़ने के लिए वो आप लोग पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो टाइमिंग रहता है वो कितने 3 घंटे 15 मिनट का रहता है। 15 मिनट में आपको पूरा प्रश्न पत्र पढ़ना है। और प्रश्न पत्र यहाँ पे दिया है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब में। और यहाँ पे देखिए, खंड अ में आपको 20 नंबर के एमसीक्यू मिलेंगे जिसको आपको ओएमआर शीट पर भरना है। और खंड ब में आप लोगों को 50 अंक के क्या वर्णात्मक प्रश्न मिलेंगे। बस यही 2 खंड है और जो 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे उसको आपको कॉपी में लिखना है। बस इतना ही आप लोगों को करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको दिखाता हूं एक एक चीजों को पूरा पेपर के एमसीक्यू सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू हो गया आपका पेपर। मैं आपको पूरा एक एक क्वेश्चन पढ़ूंगा और एक एक क्वेश्चन का आंसर भी बताते रहूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज अच्छे से समझ लीजिएगा। और पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड भी होते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इसको हमको किस पे भरना है तो एमआर शीट पे भरना है। मतलब कि हमको 4 ऑप्शन मिलेंगे और जो सही रहे उसको ट्रिक करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया कि शुक्ल युग के निबंधकार हैं, इसमें से कौन से शुक्ल युग के निबंधकार है? कमलेश्वर है, वियोगी हरि या मोहन राकेश है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसमें आंसर किस प्रकार से लिखेंगे? जैसे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो जो ऑप्शन सही रहे उसको क्या कर देना, हम लोग को काले पेन से ऐसे भर देना है। यहाँ पे रेड स्केल से मैं कर रहा हूँ, आप लोग काले पेन से भरिएगा। बस ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरह दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया कि निर्मला उपन्यास रचना है। निर्मला उपन्यास किसकी रचना है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया मुंशी प्रेमचंद्र की, भगवती चरण वर्मा की या चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी की या बाल मुकुंद गुप्त की। तो यहाँ पे जो निर्मला उपन्यास वो किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप क्वेश्चन को पूरा देखिएगा। एंड उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। इसमें से कौन सी रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है? अर्धनारीश्वर या संस्कृत के 4 अध्याय या रति का फूल या अजात शत्रु। तो यहाँ पे जो अजात शत्रु है जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उनकी रचना किसकी रचना पूछा है तो रामधारी सिंह जी की रचना नहीं है। तो ये तीनों रचना रामधारी सिंह की है, बस अजात शत्रु जो है जयशंकर प्रसाद की। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? गुनाहों का जो देवता है इसके लेखक कौन है? यहाँ पे 5वां वाला क्वेश्चन दिया गया है और इसके ऑप्शन दिए गए धर्मवीर भारती, अज्ञेय या जयशंकर प्रसाद या जैनेन्द्र कुमार। तो यहाँ पे जो धर्मवीर भारती है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग से पूछा है कि निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है? एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दिए गए कि किस कवि को राष्ट्र कवि के नाम से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जो हैं इन्हीं को राष्ट्र कवि के नाम से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर बताना हूँ कि रामचंद्रिका के रचनाकार जो है वो है केशवदास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां में दिया गया कि घनानंद किस काल के कवि हैं? जो घनानंद है वो किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के, रीति काल के, भक्ति काल के, आदि काल के। तो घनानंद जो है वो रीति काल के कवि हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रकृति का मानवीकरण, यथार्थ चित्रण, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध या रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया कि तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों का अन्वेषी कहा था? तो यहाँ पे डायरेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ही बोला था क्या चीज? राहों का अन्वेषी। किसको बोला था? तार सप्तक के 7 कवियों को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? देखिए, इसमें आपके ग्रामर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यू में ही पूछ ले जाएंगे। मतलब कि आपको उसका लिखना नहीं है, बस वो पत्र लेखन जो होता है वही लिखना होता है, वही ग्रामर का पोर्शन है एक। एंड उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर में कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का अस्थायी भाव क्या है? ऑप्शन डी में दिया गया शोक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें हम लोग से पूछा है कि भूरे बालों
की कतरंसी छिपा नहीं उसका छोटापन। इसमें कौन सा अलंकार है? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या बोलते हैं? जो छंद पढ़ते समय आने वाला जो विराम चिन्ह होता है उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए मात्रा, गति, लय, यति। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यति, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि अभ्यास शब्द में किस शब्द का किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? उपसर्ग का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, उपसर्ग होता है एक उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब होता है आगे, किसी शब्द के आगे जो लगा होता है वही उपसर्ग होता है। अब देखिए अभ्यारण में क्या आगे लगा है? और इसका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। और एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है पीछे। क्या होता है? पीछे। जो किसी शब्द के कहाँ लगा होता है? पीछे लगा होता है। बस उपसर्ग और प्रत्यय आप तो कभी नहीं भूलेंगे। उपसर्ग का मतलब आगे, प्रत्यय का मतलब पीछे, बस। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15 में कि पंचतंत्र में कौन सा समास है, हम लोग को बताना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पंचतंत्र में कौन सा समास है हम लोग को बताना है। यहाँ कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास या द्विगु समास। तो अव्ययी भाव समास इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिनकर दिवाकर भास्कर किस शब्द का पर्यायवाची है? तो ये सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया कि युवाम शब्द की कौन सी विभक्ति और वचन है? तो ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का शब्द है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है कि तुम मोहन द्वारा बनाया गया चित्र इस वाक्य में वाच्य है। वाच्य कौन सा वाक्य हम लोग को बताना है? कर्मवाच्य है या कृतवाच्य है या भाववाच्य है? इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? कर्मवाच्य, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में कि सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया। उपयुक्त पंक्ति में किस प्रकार का उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यू का और इसमें पूछा गया कि कौन सा शब्द सर्वनाम है हम लोग को बताना। तो सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। तो मोहन जो है संज्ञा, किसी का नाम है। बागीचा भी क्या है? संज्ञा है। सच्चा भी क्या है? एक कौन सी संज्ञा है? तो भावात्मक संज्ञा है। और यहाँ पे देखिए तुम जो है क्या है? एक प्रकार का सर्वनाम है जिसे हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। बस ये आपके टोटल एमसीक्यू खत्म हो गए, 20 एमसीक्यू। देख लीजिए कि किस प्रकार के आपके एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे आपको एक अनुमान लग जाता है कि किस प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्णात्मक प्रश्न। यहाँ पे देखिए वर्णात्मक प्रश्न में पहला आप लोगों से पूछा जाता है गद्यांश से। गद्यांश आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि किस प्रकार से आपको गद्यांश और पद्यांश का व्याख्या करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसे देख लीजिएगा जरूर से। यहाँ पे आपको करना क्या होता है? सबसे पहले तो पूरे गद्यांश को पढ़ेंगे एंड उसी के बाद से यहाँ पे दिया जाता है आप लोग को 3 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ लिखने का तरीका ऑलरेडी मैंने बता दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है। तो इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपको संदर्भ पता चल जाएगा। और संदर्भ में लिखा किया जाता है तो सबसे पहले कवि का नाम पूछा जाए, लेखक का नाम, क्या लिख रहे हैं हम लोग? गद्यांश लिख रहे हैं तो गद्यांश में होते हैं लेखक। क्या होते हैं? लेखक। तो आपको लेखक का नाम पता होना चाहिए और किस चैप्टर से ये है तो चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, मतलब अध्याय का नाम पता होना चाहिए। क्या चीज? अध्याय और लेखक का नाम आप लोग को पता होना चाहिए। आप संदर्भ लिख देंगे एंड उसके बाद दिया गया कि किन लोगों की संगत करना हमारे लिए बुरा है। तो जब ये पढ़ेंगे आप लोग तो आपको पता चल जाएगा कि किन लोगों का संगत करना हमारे लिए बुरा है। ऐसे लोग का साथ रहना हमारे लिए बुरा है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है ना कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जो जिस रूप में चाहे उस रूप में करे, चाहे राक्षस बनाए या देवता। अब इसी को जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा किन लोगों के साथ हम लोग को रहना चाहिए, किसके साथ नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या की थी। यहाँ आप लोग गलती कर देते हैं, आपको पूरा व्याख्या नहीं करना है। जहाँ पे अंडरलाइन हुआ है या जहाँ जहाँ हुआ है बस इतने का ही करना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का ही आप लोग को क्या करना है? व्याख्या करना है। आपको कितने नंबर मिल जाएंगे? तो ये क्वेश्चन है 6 नंबर का, ये तीनों क्वेश्चन कर दिया, आपको 6 नंबर मिल गए। बस गद्यांश में आप लोग को इतना ही करना होता है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है तो देख लीजिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। एंड उसी तरह से यहाँ पे देखिए अथवा करके देता है। यदि आपको पहला आ रहा है, ये वाला पहला आ रहा है तो इसे कर सकते हैं, वरना ये अथवा करके दिया है। यहाँ पे देख लीजिए इसको नहीं आ रहा है यदि ये वाला तो आप दूसरा वाला भी कर सकते हैं। सेम जैसे मैंने ऊपर बताया 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे तो ऊपर को पढ़ के तीनों क्वेश्चन के आंसर दीजिए। एंड उसी तरह से गद्यांश के साथ साथ आपको पद्यांश भी पूछा जाता है और ये कितने नंबर का होता है? तो ये भी 6 नंबर का होता है। इसमें भी सेम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इतना बड़ा पद्यांश दिया गया है, इसको आप लोग को पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद से इसका संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है और दिया गया है कि किलकित करना घुटुरुबिन
और यहाँ पे दिए गए किलिकित कन्ना घुटुरविन आवत पंक्ति में कौन सा अलंकार हम लोग को बताना। तो जब आप ये पूरा पढ़ेंगे तब आप एक एक चीजों का आंसर दे देंगे और ये 6 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। मैंने ऑलरेडी करा दिया है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें भी आप लोग को अथवा करके देता है, जैसे यहाँ पे दिए गया अथवा, देखिए अथवा पढ़िए, अथवा अथवा करके आप लोग को ये कर सकते हैं। मतलब कि आपको पहला नहीं आ रहा तो ये दूसरा वाला इतना बड़ा है, इसको भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से हिंदी में गद्यांश और पद्यांश पूछे गए थे उसी प्रकार से सेम संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश पूछे जाते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। कितने नंबर का? 5 नंबर का। मतलब कि 2 नंबर आपको संदर्भ के लिए मिलेंगे और 3 नंबर आपको व्याख्या के लिए मिलेंगे। तो संदर्भ इसका किस प्रकार से लिखा जाता है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे इसका और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी, प्रस्तुत गद्यांश क्या चीज है? गद्यांश है ना। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के अनिवार्य संस्कृत के किस पाठ से लिया गया है? बस वही लिख दीजिएगा कौन से पाठ से लिया गया, संदर्भ हो गया संस्कृत में। सेम यदि आपको ये नहीं आ रहा है तो आप लोग ये कर सकते हैं जिस प्रकार से मैंने अथवा बताया, तो आप लोग ये भी कर लीजिए। बस आपका हो गया 5 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम क्या है? श्लोक है। जैसे संस्कृत में हिंदी में गद्यांश और पद्यांश होता है तो इसी तरह संस्कृत में गद्यांश और श्लोक होता है, पद्यांश नहीं होता, इसमें श्लोक होता है। और देखिए इसमें हम लोग को लिखना है सर्वे भवन्तु सुखिनः। इसमें क्या लिखना है कि निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसमें भी आपको 5 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर किस चीज के? संदर्भ के, और 3 नंबर आपको व्याख्या के। यहाँ पे देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेतु। बस इसका संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, नहीं प्रस्तुत श्लोक, क्या लिखना है? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड के किस चैप्टर से लिया गया है? बस यही हो जाएगा आपका संस्कृत का संदर्भ। और उसके कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। और इसी का क्या लिखना है आपको? संदर्भ व्याख्या करना है, मतलब अनुवाद करना है। अनुवाद किस प्रकार से करना है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेतु, और किसी के भी जीवन में दुख ना है। बस यही क्या लिख देना है आप लोग को, और 3 नंबर आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये आ रहा है तो ये कर लीजिए, नहीं आ रहा तो आप लोग अथवा करके ये वाला भी कर सकते हैं। बस एंड उसी तरह से अब आ गया आपका जिसे बोलते हैं हम लोग पठित खंड काव्य। और ये कितने नंबर का आता है? तो 3 नंबर का आता है। और इसमें हम लोग को इतने में से जहां आपके जो आपके स्टेट में चलता है, जो आपके स्टेट में या मंडल में जो भी चलता है, जैसे मुक्ति दूत कोई पढ़ते हैं, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्रपूजा, जय सुभाष, कर्ण, फिर कर्मवीर, फिर मातृभूमि, तुमिल, जो जिस मंडल में चलता है केवल उतने का ही लिखना है। जैसे मान लीजिए कोई यदि अग्रपूजा पढ़ता है तो अग्रपूजा आजमगढ़ मंडल में वैसे चलता है तो अग्रपूजा केवल आजमगढ़ मंडल वाले ही लिखेंगे कि अग्रपूजा काव्यखंड का कथा संक्षेप में लिखिए। तो आप लोगों को क्या, जहां आप जिस मंडल में चलता है उसी को आपको क्या करना है? एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है। ऐसा नहीं कि दोनों का दीजिए, बस एक का देना है। जो ऊपर वाला है उसका दीजिए या नीचे वाला उसका दीजिए, जो आ रहा है उसी का दीजिए। क्योंकि यहाँ पे दिएगा किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, और 3 नंबर का है, ज्यादा नहीं लिखना है, बस आपको 3 नंबर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां। ये देखिए ये आपका स्कोरिंग, मतलब क्वेश्चन नंबर 6वां से जो मैं बता रहा हूँ ये आपका स्कोरिंग है, मतलब आप लोग बहुत ज्यादा इसमें स्कोर करोगे। और देखिए 5 नंबर का सबसे पहले आपको जीवन परिचय पूछा जाएगा। और मैंने ऑलरेडी सभी का जीवन परिचय बता दिया है। जयशंकर प्रसाद का भी बताया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का शायद नहीं बताया है, रामधारी सिंह दिनकर का भी नहीं बताया, मतलब इनका भी बता दूंगा, ठीक है। तो आप देखिए जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हैं, इनका लिख सकते हैं, या रामधारी सिंह दिनकर का, जिनका आ रहा है किसी एक का लिखिए और इनकी एक प्रमुख रचनाओं को लिख दीजिए, बस आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और जीवन परिचय लिखने का तरीका तो मैंने 2-3 लोग अपलोड किया है, तो देखना जरूरी है आप लोगों को। एंड इसी तरह से दिया गया है यहाँ पे कवि में, ये क्या थे? लेखक हैं, और ये क्या है? कवि हैं। इसमें से तुलसीदास का लिखिए, या मैथिली शरण गुप्त का लिखिए, महादेवी वर्मा का लिखिए, किसी एक का लिखिए, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और इनकी एक प्रमुख रचनाओं को नाम लिख दीजिएगा, बस आपको 5 नंबर मिल गए। एंड अब आ जाइए नेक्स्ट 7वां पे कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से संस्कृत काव्यखंड में क्या है? कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। मतलब आपको कोई श्लोक लिखना है, जैसे अभी मैंने यहाँ पे पढ़ रहा था, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ऐसा नहीं कि आपको यही याद है तो इसी को छाप दीजिए, कट जाएगा नंबर, क्योंकि ये पहले से दिया है, दूसरा किसी को लिखना है, ठीक है। जो इसमें पेपर में नहीं आया हो उसको ही लिखना है, जो पेपर में आया उसको नहीं लिखना है आप, ठीक है। तो बस ये आपके 2 नंबर का है। एंड उसी तरह से अपने मुहल्ले और नालियों की सफाई हेतु क्या लिखिए? 4 नंबर का कोई एक लेटर लिखिए, पत्र लिखिए। एंड उसी तरह 9वां क्वेश्चन में दिया गया है आप लोग को 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। चंद्रशेखरम स्व गृह किम अवदत, फिर भारतीय संस्कृति कैसा संगमस्थि। एंड उसी तरह से
इसे 4 में से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे, मतलब एक प्रश्न का 1 नंबर, बस सीधा समझ लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट क्वेश्चन है और ये सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है, वो है 7 नंबर का, सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें दिया कि किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, जलवायु परिवर्तन और मानव पर प्रभाव लिखिए, इस पर निबंध लिखिए, विद्यार्थी जीवन या धार्मिक स्थलों का वर्णन कीजिए, राष्ट्र प्रेम का, हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व, किसी एक पर लिखिए, आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। और मैंने ऑलरेडी निबंध लिखने का भी तरीका बता दिया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप जरूर देखिएगा। ये आपका पूरा हो गया खत्म पीवाईक्यू पेपर। अभी क्वेश्चन नहीं, अब क्वेश्चन ही नहीं बचा है, बस यही आपका पेपर है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका पूरा पीवाईक्यू पेपर ओरिजिनल पेपर बताया, जो हमारे गांव के लोग दे के आए थे, वही पेपर बताया हूं मैं आपको। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको पूरा क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आई होप कि आज का पूरा पीवाईक्यू पेपर आप लोगों ने समझ लिया होगा और आपका पेपर पैटर्न किस प्रकार से आता है जान लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब डेली आपका पीवाईक्यू पेपर ही अपलोड कर दूं, 4-5 पेपर है, सभी को अपलोड कर दूं बारी बारी करके। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।